Good morning, students. Welcome back again my YouTube channel. Now today I will take a class 11th physics, chapter number 3, unit second. तो आज मैं 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं आपको दूंगा। फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यदि आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो आज का टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो आईआईटी नीट के अकॉर्डिंग भी, तो मैं आईआईटी और नीट के भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि आप वीडियो स्किप कर देंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज हम। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 3, मेरा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है और हम इसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं। तो आज जो बात करने जा रहे हैं उसमें बॉडी के मोशन की बात करेंगे, किस प्रकार से कोई भी बॉडी मोशन में रहती है, उसमें हम आज आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन का मतलब व्हेन बॉडी, क्या मतलब है इसका, व्हेन बॉडी मूव्स ऑन ए straight line path is called motion in straight line. Motion when body moves on a straight line path is called motion in straight line. This type of motion, in this type of motion is called linear motion अथवा rectilinear motion. So there are terms rectilinear कभी कभी आपको टर्म मिलता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन का क्या मतलब होता है? रेक्टिलिनियर का मतलब लीनियर, जो बॉडी स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ में जाती है, मोशन करती है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। सो व्हाट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन? व्हेन बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन is one dimensional motion, मोशन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन होता है। किस प्रकार के मोशन? वन डायमेंशनल मोशन। जैसे वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? दिस इज द स्ट्रेट पाथ। ये यदि हमारा कोई स्ट्रेट पाथ है, अब कोई भी बॉडी, मान लीजिए यहां पे एक कार है, इस प्रकार से मूव करती है।
एक कार इस प्रकार से मूव करती है, ये एग्जाम्पल के लिए आप माने कि ये कार है और ये इस प्रकार से स्ट्रेट पाथ मीन्स ये एक रोड है, रोड में इस प्रकार से कार जा रही है। तो यदि हम डायमेंशन की बात करें तो x डायमेंशन होगा। x डायमेंशन मीन्स बॉडी मूव्स ओनली वन डायमेंशन, ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। आइदर x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, किसी भी या तो बॉडी x डायरेक्शन में मूव करे या तो y डायरेक्शन में मूव करे तो हम कहेंगे बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वन डायमेंशनल मोशन। तो इसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इस प्रकार से कोई भी कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वन डायमेंशन, जैसे हम लोग रोड में चलते हैं तो ये रोड में चलना क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑफ व्हीकल्स, जितनी भी गाड़ियां रोड पे चलती हैं ये सभी वन डायमेंशनल मोशन होती हैं। ठीक है, तो मोशन ऑफ कार, इनके एग्जाम्पल हैं मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ व्हीकल, मोशन ऑफ व्हीकल, मोशन ऑफ ट्रेन, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन अ ट्रैक, जो ट्रेन ट्रैक पे चलती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वन डायमेंशनल मोशन के, मोस्ट ऑफ देम सारे, बहुत सारे एग्जाम्पल वन डायमेंशनल मोशन के हैं। इसका मतलब बॉडी या तो एक्स एक्सिस में मूव करेगी या तो वाई, किसी भी एक एक्सिस में बॉडी यदि मूव करती है दैट इज कॉल्ड मोशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। तो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या मोशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, तो ये सारे एग्जाम्पल्स रेक्टिलिनियर मोशन के हैं, लीनियर मोशन के हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ इज वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मोशन स्ट्रेट पाथ पढ़ते हैं। और टू डायमेंशनल मोशन में बॉडी टू एक्सिस मीन्स एक्स वाई एक्सिस में मीन्स किसी प्लेन में जब मूव करती है तो उसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशन मीन्स 3D में जब कोई बॉडी स्पेस में ट्रेवल करती है उस समय उसको हम, जैसे फ्लाइंग ऑफ बर्ड, कोई पक्षी उड़ रही है या एरोप्लेन उड़ रही है, चल रही है स्पेस में, तो ये सारे एग्जांपल्स 3D में होंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम केवल 1D पढ़ेंगे, जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें स्टैटिक्स एक वर्ड आएगा जिसको आपको जानना जरूरी है। स्टैटिक्स क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है। स्टैटिक्स हमारा ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स with deals, it is a branch of mechanics which deals with the study of object at rest। जो हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिक का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रहेगा। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है स्टैटिक में कहलाएगा यदि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। इसका मतलब क्या, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें फोर्स लग रहा है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या उसमें फोर्स नहीं लग रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं।
स्टैटिक का मतलब फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये आपको बताना है। स्टैटिक का क्या मतलब है? कोई बॉडी एट रेस्ट में है तो रेस्ट का क्या मतलब है? बॉडी दो कंडीशन में रेस्ट में हो सकती है, या तो किसी बॉडी में फोर्स ना लगे तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, है ना, पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। और यदि बॉडी पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहते हैं उसमें फोर्स लग रहा है, नहीं करती है तो भी फोर्स लगता है। हम एग्जांपल के लिए यदि बताएं कि कोई भी बॉडी ऐसी है, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसमें यहां से हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इधर से भी हम 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाते हैं, तो क्या ये बॉडी मोशन में होगी? बॉडी रेस्ट में रहेगी। बॉडी किस कंडीशन में रहेगी? बॉडी एट रेस्ट। क्या हमने फोर्स लगाया? हाँ लगाया। बॉडी मैंने फोर्स लगाया बॉडी में, लेकिन बॉडी रेस्ट में ही है। इस सिचुएशन को हम स्टैटिक कहते हैं। मीन्स जब फोर्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में लगे, दैट इज बॉडी एट रेस्ट विच इज ए स्टैटिक। तो मोशन में ही स्टैटिक आता है। तो स्टैटिक का क्या मतलब है? यदि मैं बात करूं तो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग पॉइंट है हमारा टू से दैट नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। ये कहना गलत होगा। इट इज रॉन्ग टू से दैट नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। ये कहना गलत होगा स्टैटिक में कि आपने बॉडी में कोई फोर्स नहीं लगाया है, ये कहना गलत हो जाएगा। आपने फोर्स लगाया, बॉडी को जितना फोर्स आपने लगाया उतना बॉडी फोर्स लगा देती है, या ऐसा फोर्स जो दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, तो उसे हम स्टैटिक कहेंगे। एक्चुअली यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ फोर्स यहाँ पे जो रहेंगे आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे। जो हमारे फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे, तो हम कहेंगे ये स्टैटिक है। मीन्स जितना आप इधर से लगाएंगे उतना उधर से लगेगा, तो ये जाके स्टैटिक कहलाएगा। स्टैटिक का कहना ये गलत हो जाएगा कि आपने फोर्स ही नहीं लगाया। आपने फोर्स लगाया लेकिन बॉडी मूव नहीं की है, तो वो स्टैटिक सिचुएशन होगी। क्लियर है? इसी तरह से हम बात करेंगे डायनेमिक्स के। ये तो हो गया स्टैटिक्स। इसी तरह हम बात करेंगे अब डायनेमिक्स। किसकी बात करेंगे? डायनेमिक्स। सेकंड इसमें डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स को हम काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब, इसमें जो काइन होता है इसका मतलब होता है मोशन, और मैटिक्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मीन्स ऐसे मोशन की हम बात करेंगे जिसमें मैथमेटिक्स अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, यहां में मैथमेटिक्स का क्या रोल होगा? हमें भी स्पीड निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालना है, हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। इन सारी चीजों को हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का वर्ड का मतलब होता है मोशन के साथ साथ जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो उसमें मैथमेटिक्स का रोल होगा, इसीलिए हम इसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये भी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, which deals with the study of object
when object in motion। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ये बात करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में रहेगा, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो डायनेमिक्स का मतलब होता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन विच इंक्लूड्स मैथमेटिक्स। तो ये चीजें हम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स सीखेंगे, मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना और इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करना कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का ही होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस क्या होती है, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्या है? आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिस्टेंस, तो आप क्या बताएंगे? डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में? मान लीजिए मैं यहां से यहां तक जाता हूं, तो आप कहेंगे आपने इतना लेंथ कवर किया। मान लो मैं यहां से यहां जाता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं, ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पे आप पहुंच जाते हैं, तो आप इतनी लेंथ कवर करते हैं। आप ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से आप कहेंगे आपने इतनी लेंथ कवर की है। ये क्या है? लेंथ है। इसे हम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट है ये, और ये आपका फाइनल पॉइंट है जहां तक आपको जाना था। तो एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आपको, आप जो जाते हो तो उसमें एक लेंथ कवर करते हो, वही लेंथ डिस्टेंस होता है। तो क्या हम डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे? डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द लेंथ, इट इज द लेंथ covered by an object, it is the length covered by an object between initial and final point. It is the length covered by an object between initial and final point. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जितना लेंथ आप कवर करते हो, वही आपका क्या कहलाता है? डिस्टेंस। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट इज द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। समझ में आया? डायग्राम आप बना लेंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट का। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि डिस्टेंस लेंथ है, और लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है? यहां पे इसका लेंथ हमारा, जब लेंथ, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। SI unit of distance is meter, CGS unit सेंटीमीटर। ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, तो क्या डिफाइन करेंगे स्केलर क्वांटिटी? अ क्वांटिटी which have only magnitude but not a direction is called
स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसकी केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हम किधर जा रहे हैं उससे हमें लेंथ से मतलब है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जो केवल ये बताएगा कि आपने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्टेंस के बारे में कहेंगे। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। इट कैन नेवर बी, it can never negative, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगी, क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं। और क्या हो सकता है डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन or equal to डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना है, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या तो बराबर होगा। मीन्स डिस्टेंस हमेशा ज्यादा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है, या तो बराबर होगा या तो ज्यादा होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल डिस्टेंस रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस के पॉइंट है। तो ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस बहुत सिंपल, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए, इनमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो आपको याद ना हो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप भी अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, इसको कौन बताएगा? हमने आपको डिस्टेंस बताया है, डिस्प्लेसमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस की तरह ही लेंथ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। हम दो तरीके से चल सकते हैं, या तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो किसी भी डायरेक्शन में। रैंडम जब हम किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं तो वो डिस्टेंस कहलाता है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी की जब हम बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो हम इसकी डिफिनेशन क्या कहेंगे? इट इज द लेंथ, ये भी लेंथ है, इट इज द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पे बात करेंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन between इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ है, इट इज द लेंथ। डिस्टेंस भी लेंथ था, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे, पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमने डिस्टेंस में लिखा था इट इज द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ये वाला पॉइंट नहीं लिखा था।
एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यही रीजन है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। इसे और कहते हैं क्या? इसको और कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट को एक शॉर्टेस्ट पाथ के नाम से जाना जाता है। मीन्स एक ऐसा पाथ होगा जो छोटा होगा, फिर भी मंजिल आपकी वही है। मंजिल पे पहुंचने को कई सारे तरीके होते हैं। एक लॉन्ग कट होता है, एक शॉर्ट कट होता है। तो शॉर्ट कट से जो व्यक्ति पहुंच जाता है मंजिल पे, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। जो लॉन्ग कट से पहुंचेगा उसमें समय जरूर लगेगा, वो भी पहुंचेगा, लेकिन वो बहुत दूरी से पहुंचेगा। तो किसी चीज को हम किस तरीके से याद करते हैं? बहुत छोटे टर्म में ट्रिक के साथ याद कर लेते हैं। कुछ लोग उसको पूरा रट लेते हैं। तो रटने से मतलब है, याद करने से मतलब है, या तो आप ट्रिक से याद करें या तो पूरे एक तरफ से याद करें। दो तरीके से चीजें यहाँ पे होती हैं। इसी कारण इसी तरह से यहाँ पे भी ये सारी चीजें हैं। तो ये भी लेंथ है, इसका मतलब SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। यहां पे भी क्योंकि दोनों लेंथ है। अब यहां पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा? इट इज, या डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन फिक्स हो गई है, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है ये ध्यान देना आपको। अ क्वांटिटी which have magnitude as well as डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव R0, या तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता और ना जीरो होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस। तो इसमें लेस देन रहेगा डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसमें हमने लिखा था डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें लेस देन लिख देंगे, बात बराबर है। इस प्रकार से जो हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना होगा। किसी कोई डाउट है इसमें पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। आपको डिफरेंस भी बताना है, जो पेपर में हमेशा आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस कॉपी में पॉइंट लिख लें।
डिफरेंस आपको लिखना है, कितने डिफरेंस हैं वो पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आइए डिफरेंस डिस्कस करें। एक तरफ डिस्टेंस लिख लें, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिक डिफरेंसेस हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस जो मैं लिखने जा रहा हूं, एक तरफ डिस्टेंस, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। तो जब मैं डिफरेंस लिखूंगा उस समय पहला पॉइंट हमारी डिफिनेशंस रहेगी। फर्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो डिफिनेशंस डिस्कस करूंगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, डिफिनेशन। तो डिफिनेशन अभी मैंने लिखाया है, इट इज द लेंथ कवर्ड by an object between initial and final point। तो हमारा डिस्टेंस क्या है, लेंथ है जो इनिशियल और फाइनल के पॉइंट के बीच में है। इट इज डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, इट इज लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a particular direction, in a particular direction between initial and final point। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, डिफिनेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। हमारा डिस्टेंस जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ऐसा लिख सकते हैं, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू और डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख रहे हैं ये। इसी तरह इसमें आप लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस। इस प्रकार से देयर आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज कीप इन माइंड, द क्वेश्चन वाज आस्किंग इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है बेसिक, ये आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि इसी से बनेगा, डिस्टेंस में से टाइम का जब रोल आ जाएगा तो स्पीड बन जाएगा और यहाँ बन जाएगी वेलोसिटी। यही डिस्टेंस, यही प्रकार से डिफरेंस वहाँ पे भी स्पीड और वेलोसिटी में आ जाएगा। तो आइए
कुछ एग्जाम्पल के साथ हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग और इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान देना है न्यूमेरिकल पे। जो न्यूमेरिकल हमारे हैं आईआईटी और नेट के बेस पे रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आईआईटी नेट का होगा वो आप सॉल्व कर लेंगे, बस आपको बेसिक क्वेश्चंस समझने होंगे। आइए बहुत सिंपल क्वेश्चन हम करते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी हमारे 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कि मान लो कोई ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे हमें सी पे पहुंचना है जो हमारा रहेगा फाइनल पॉइंट। किस तरह से हम सी पे पहुंचेंगे, हमें ये डिस्टेंसेस दी है और हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमें 4 मीटर दिया है और ये 3 मीटर दिया है। हमें फाइंड जो करना है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये आपको डिस्कस करना है। तो डिस्टेंस क्या होगा इसको ध्यान देना है आपको। डिस्टेंस इक्वल टू आपको ए पॉइंट से जाना है बी, बी से सी जाना है। मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी, स्केलर है ये। 4 + 3 7 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब आप डायरेक्ट ए से सी पहुंच जाएंगे। तो आप ए सी पहुंचेंगे डायरेक्ट, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ए सी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड करेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 16 + 9, ये हो जाएगा √25 और ये हो जाएगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा 5 मीटर। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो उससे आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, एग्जाम्पल समझ में आ गया, बहुत अच्छा। बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। When a body moves from point A to B, it covers 4 meter distance from west to east, and returns 2 meter from B to A, from east to west. Find distance and displacement। क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी है, क्वेश्चन को समझना आपको। एक बॉडी है जो एक्सिस में ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट होता है। एक बॉडी है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, डायरेक्शन में आप देखें हमेशा ये ईस्ट रहेगा, ये नॉर्थ रहेगा, साउथ रहेगा, ये वेस्ट रहेगा। वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4 मीटर। 4 मीटर की डिस्टेंस ये यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, अब रिटर्न्स आ रहा है ये कितना रिटर्न आ रहा है
2 मीटर, 2 मीटर रिटर्न आ जाता है। तो अब जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना आएगा डिस्टेंस? 4 जाना और 2 लौटना, तो 4 + 2 6 मीटर। डिस्टेंस तो आपका पूरा एडिटिव हो जाएगा, 4 जाना 2 लौट आना, तो टोटल जितना आप गए वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 4 गए और 2 लौट आए, 4 गए और 2 लौट आए, जितना बचा, कितना बचा? 4 आप यहां से गए और 2 लौट आए, कितना बचा? जितना बचा वो आपका कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। मीन्स 4 - 2 = 2 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि जिस रास्ते से आप गए थे, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का मायने होता है। यदि आप ईस्ट की ओर गए हो, ध्यान रखना है, यदि आप फर्स्ट टाइम वेस्ट टू ईस्ट गए हो, फिर ईस्ट टू वेस्ट गए हो, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट में अपोजिट के लिए यदि मैंने वेस्ट टू ईस्ट को पॉजिटिव लिया तो ईस्ट टू वेस्ट को हम निगेटिव लेंगे। इस कारण से इसको हमने 0 में निगेटिव कर दिया। समझ में आया? बहुत सिंपल एग्जाम्पल। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे। अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं छोटा सा, कि एक बॉडी है, सबसे पहले वो ईस्ट की ओर जाती है, मान लीजिए 3 मीटर ईस्ट जाती है। उसके बाद बॉडी 4 मीटर वेस्ट चली जाती है, नॉर्थ चली जाती है। ये ईस्ट जाती है, फिर नॉर्थ जाती है, फिर अगेन ईस्ट चली जाती है 2 मीटर। अब आपको बताना है कि बॉडी कितनी डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। ए से बी जाती है बॉडी, बी से सी जाती है बॉडी, और सी से डी बॉडी चली जाती है। इस प्रकार से अ बॉडी मूव्स 3 मीटर फ्रॉम west to east and 4 meter from north. Finally body moves 2 meter towards east. Find distance and displacement. चलिए निकालिए डिस्टेंस, पॉज करके सॉल्व करिए, ट्राई करिए। आप ट्राई करिए, जल्दी से बताइए कितना है डिस्टेंस और कितना है डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। कुछ नहीं करना, डिस्टेंस के लिए जहां से गए हो इनिशियल से फाइनल पॉइंट आप सीधे चले जाओ। 3 + 4 + 2 9 मीटर हमारा आ जाएगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ हमें चलना पड़ेगा। उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ध्यान से देखें, इसका शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, यदि हम यहां पे बात करें तो एक पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा, इक्वल है। ये 4 है तो ये 4 मीटर हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 2
5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप। ये हमारा ए डी पॉइंट रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम से बेस यहां का पॉइंट ओ ले लूं तो एओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो एडी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है, एओ कितना आ गया 5 का स्क्वायर प्लस ओडी कितना है 4। सिंपल आप सॉल्व कर लो, 25 प्लस 16 ऐड कर लीजिए इसको, √41 मीटर। रूट निकाल भी सकते हैं और कोई जरूरत भी नहीं है। इस प्रकार से आप किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो बहुत सिंपल है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए और दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसको आप हल्के में नहीं लेना क्वेश्चन को, क्योंकि यही क्वेश्चन आईआईटी और नीट में आए हुए हैं, तो वहाँ पे दिमाग काम नहीं करती है, यहाँ पे शायद आपके दिमाग काम कर जाए। अब कुछ सर्कल पे आते हैं हम, और हम बात करेंगे कि जिसकी रेडियस को मैं r मानता हूं। अब यहां से एक पॉइंट ए है, मैं बात करूंगा कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल पे और घूमकर उसी इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस and displacement, what is the distance and displacement of an object which moves, which complete one cycle on the circumference of the circle। कोई ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कल पे पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ध्यान देना आपको। इसका सलूशन डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, circumference of the circle अथवा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो कितना होता है 2 पाई r। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है 2 पाई r। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, जिस पॉइंट से चला, यदि यहां इधर चला तो यहां इधर चला, यहां इधर चला तो यहां इधर चला, डिस्प्लेसमेंट पूरा 0 हो जाएगा। मीन्स जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे रिटर्न्स आ जाता है, तो पूरा टोटल पॉजिटिव और निगेटिव होके 0 हो जाता है। ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करते हैं। अब इसको हमने सेमी सर्कल बना दिया। अब हमारा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो कहां से, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी सेमी सर्कल ट्रेवल करेगा। सेमी सर्कल जब ट्रेवल करेगा तो उस समय इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब ध्यान से देखना आपको, ऑब्जेक्ट के दो रास्ते हैं। ये ऑब्जेक्ट या तो इधर जाएगा या तो इधर से सीधा यहां पहुंच जाएगा। दो रास्ते से ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाएगा।
तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सीधा जो है, और जो इस तरह से घूमेगा सेमी सर्कल वो डिस्टेंस हो जाएगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हाफ हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर का हाफ, तो ये हो जाएगा पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14। ये पाई की वैल्यू होती है, आपको याद रखना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, टोटल डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर के बराबर, मतलब डी बराबर रेडियस का डबल, आर प्लस आर 2r। ये हमारा हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है। और आइए देखते हैं, समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। आइए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं अभी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आप IIT नीट के, तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो आपसे पूछे गए हैं। आपको टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, इस बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां है, और ऑब्जेक्ट यहां से चलकर यहां पहुंचता है बी पॉइंट। ये 1/4 ऑफ रेडियस ट्रेवल करता है, 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल ट्रेवल करता है, सर्कल का 1/4 ट्रेवल करता है, ठीक है। ए से बी पे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है। अब आपको निकालना है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यदि मैं इसकी रेडियस को r मानूं तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r। तो कितना हो जाएगा, पाई r/2, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो पाई r/2 हो जाएगी, ठीक है। 1/4 ऑफ सर्कल है, पहले सेमी सर्कल पूरा लिया, फिर सेमी लिया, अब 1/4 ले लिया मैंने। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये थोड़ा सा समझना आपको। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यहां से आप एक शॉर्टेस्ट पाथ डाल दीजिए, सिंपल, ए से बी, क्या हो जाएगा, ए से बी। तो ए से बी आप डायरेक्ट डाल दीजिए, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस था हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आप निकालेंगे ए बी अंडर रूट AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, मतलब ए बी जो हमारा है कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये r² प्लस r², ये हो जाएगा अंडर रूट 2r² या √2r हो जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया आपको डिस्प्लेसमेंट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ रहे हैं, कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत सिंपल है। डिस्टेंस यहां से चल के यहां भी आप पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट इसको 2r लिख सकते हैं, रेडियस 2r, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन देखिए, यदि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और आप ए से चलकर किसी एंगल पे बी पे आप पहुंचते हैं, आप यहां से सेंटर और फिर सेंटर से यहां पे पहुंच जाते हैं,
तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सिंपल है। कैसे, मान लीजिए यहाँ का एंगल आप कुछ मान लीजिए 120 डिग्री है। एंगल कितना भी आपको दे दे, किसी भी एंगल पे आपसे पूछ ले, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर है। डिस्प्लेसमेंट जो आप निकालोगे उसको डायरेक्ट आपको यहां से यहां मिलाना रहेगा। ठीक है, ध्यान देना है आपको। ये सेंटर हो गया, आपको इस पॉइंट से चलना है, यहां से यहां और डायरेक्ट यहां। इसको आप देख सकते हैं यहां से, ऐसा देखिए, इस पॉइंट से चलना है और इस पॉइंट पे पहुंचना है। हमें ये चीज फाइंड करना है। ए पॉइंट, ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से हम यहां से ये चलेंगे, रेडियस आर आर। इसको यदि हम सॉल्व करें, रिजल्टेंट इसका फाइंड करें। अब आपको थोड़ा सा रिजल्टेंट का फार्मूला मैं आगे बताऊंगा। अंडर रोड r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2, यहाँ पे प्लस 2r1 r2 cos थीटा रहता है। ये फार्मूला यूज करना है। और एक फार्मूला और हमारे पास रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप रिजल्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला यहाँ पे ऐसा आएगा, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा, ये एक फार्मूला आएगा। तो दोनों फार्मूले से यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा। ध्यान देना, ये और ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर है। हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है। मान लो ये ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। हमें ओ से ए जाना है, ए से बी जाना है, या ओ से बी डायरेक्ट पहुंच जाना है। तो हमें क्या करना है, यदि हमारे पास ये r1 है और ये r2 है और ये कोई डिस्टेंस d है मान लो, तो हमें ये चीज निकालना रहेगा। मैं इसको लिख सकता हूं r2 इक्वल टू r1 प्लस डी। मैं ऐसा लिख सकता हूं r1 प्लस डी इक्वल टू r2। ये वेक्टर में है तो आप वेक्टर में लिख लीजिए। और हमें निकालना यहां से क्या है, r2 d इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 वेक्टर। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है तो फार्मूला लगाइए। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड r2 माइनस r1 है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब इनका स्क्वायर आप करेंगे, तो r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r1 r2, है ना। इस तरह से ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और यहाँ से डी फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला आपको दे रहा हूं। डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूं, ट्राई करिए आप। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस साइन थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट फार्मूला, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आप कर भी सकते हैं भाई। r1 r2 सेम हो गया, मान लीजिए यार डैश है, r1 r2 सेम हो गया तो 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, r बाहर ले लीजिए, 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला हमारे पास है, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
अब 1 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 4 का रूट निकालोगे बाहर 2, और ये r, और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जब दोनों रेडियस मीन्स ये रेडियस इक्वल है तो इसको r कैपिटल मैंने लिया, स्मॉल भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला फार्मूला यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मैं इसका डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ रेडियस साइन 120/2 2r साइन 60 डिग्री, 2r साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, √3r इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है? √3r इसका डिस्प्लेसमेंट। किसी भी एंगल पे आपसे दिया जाए क्वेश्चन, 60 डिग्री पे दे दे, यहां से कोई भी एंगल आपको दे दिया जाए, 60 डिग्री दे दे तो 60 30 हो जाएगा, चाहे कोई भी एंगल दे दे, किसी भी एंगल पे आप ये फार्मूला याद रखिए और फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चीज हमें ध्यान देना है। रिजल्टेंट अभी आप नहीं पढ़े हो, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। जब वेक्टर में डिस्कस करूंगा शायद आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन जो आईआईटी और नीट के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा रूट पढ़ चुके हैं। 11th में मैं थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर जब डिस्कस करूंगा तो वहां पे वेक्टर अलजेब्रा रूल समझाऊंगा, फिर आप ये वीडियो देखेंगे ये क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस कर रहा था। बाकी स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।